जब भी मैं कोई ऐसा दुखद उपन्यास पढ़ता हूँ जहाँ मुख्य अभिनेता आर्यन सुबार निराश होने के बाद हमेशा के लिए चला जाता है, तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। किसी औरत को खुद को इस तरह चोट पहुँचाने के इतने मौके क्यों देना? एक समझदार आदमी को तो उसी पल निर्णायक रूप से रिश्ता छोड़ देना चाहिए जब उसे एहसास हो कि रिश्ते में कोई समस्या है। इसलिए जब मैं एक महिला सीईओ के कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के शरीर में आया तो मैंने ज़्यादातर आज्ञाकारी और समझदार होने का नाटक किया। इसीलिए जब उस महिला सीईओ फ्रिया ने मुझे अपने सच्चे प्यार वरुण के साथ अपनी डेट में खलल डालने से रोकने के लिए बिना किसी सीमा वाला एक ब्लैक कार्ड दिया, तो मैंने वो कार्ड लिया और उनसे 10 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग मॉल में भाग गया। मैंने पागलों की तरह शॉपिंग शुरू कर दी। अगर मुझे किसी औरत का दिल नहीं मिल सकता तो मुझे मिलने वाले पैसे को मैं क्यों ना खर्च करूं? एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट के बेहद शानदार प्राइवेट रूम में रिया का फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने बेरुखी से अपने फ़ोन पर नज़र डाली और अपने वाइन ग्लास से धीरे से एक घूंट लिया। वरुण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और संयम दोनों थे। वरुण: रिया दीदी, आज आपकी शादी की सालगिरह है। अगर आप ऐसा करती हैं तो मिस्टर आर्यन क्या सोचेंगे? रिया: मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या सोचता है। रिया का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार उसने उसे उठाया और देखा। आपके खाते, जिसके अंत में 3456 है, से 18,888 आरएमबी चार्ज किए गए हैं। आपके खाते से 200,000 आरएमबी चार्ज किए गए हैं। 2 साल की शादी में ये पहली बार था जब उसने रिया का कार्ड इस्तेमाल किया था। रिया ने स्क्रीन पर अपनी उंगली स्वाइप की। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसकी आंखें छिपे हुए अर्थों से भरी थीं। वरुण ने अपना निचला होंठ चबाया। रिया दीदी, शायद आपको घर जाना चाहिए। इससे पहले कि रिया कुछ कह पाती, एक और मैसेज आया। आपके खाते से 288,888 आरएमबी चार्ज किए गए हैं। आपके खाते से 588,888 आरएमबी चार्ज किए गए हैं। आर्यन: ये पहली बार है जब मैंने कीमत देखे बिना शॉपिंग की खुशी महसूस की है। एक राजा के लायक सेवा का आनंद ले रहा हूँ। 20 से अधिक वर्षों से दबी हुई मेरी शॉपिंग की इच्छा बेकाबू हो गई। कपड़े, घड़ियाँ, कंप्यूटर, मॉडल, गहने। मैं पर्याप्त नहीं खरीद पा रहा था। यह कभी भी पर्याप्त नहीं था। रिया का फ़ोन हर थोड़ी देर में वाइब्रेट होता। उसने उसे देखना बंद कर दिया। बस इतना था कि डिनर टेबल का माहौल काफ़ी शांत और दम घोटने वाला हो गया था। खाना खत्म करने के बाद उसका फ़ोन 7 या 8 बार वाइब्रेट हो चुका था। बिल चुकाने के बाद ही उसने उसे देखा। जैसे ही वो फ़ोन रखने वाली थी, बरखा का फ़ोन आया। बरखा: रिया, मेरे पास तुम्हारे पति के बारे में कुछ खबर है। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। स्क्रीन के माध्यम से भी रिया बरखा की मुस्कान को महसूस कर सकती थी। वो ठंडेपन से झिझकी। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो उसे उगल दो। बरखा खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सकी। मैंने अभी तुम्हारे पति को क्लब में देखा। उसने एक साथ 7 लड़कियों को बुलाया है। अगर तुम जल्दी नहीं आती हो तो मुझे डर है कि तुम ककल्ड धोखा होने वाली हो। आर्यन एक क्लब में गया और 7 लड़कियों को बुलाया? यह कैसे संभव है? रिया को विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्से में हंसी। क्या तुम अंधी हो? बरखा: मुझे शुरू मत करो। तुम्हारा पति आज इतना सज धज कर आया है कि मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पाई। बरखा ने उसे एक तस्वीर भेजी। फोटो में एक आदमी ने बेहतरीन तरीके से सिला हुआ डार्क सूट पहना था, जो उसके लंबे कद, चौड़े कंधों और पतली कमर को उभार रहा था। उसके पैरों के हाथ से बने चमड़े के जूते चमक रहे थे। सिर्फ उसकी पीठ का नज़ारा ही किसी को एक असाधारण सुंदर रूप और एक उत्कृष्ट आभा की कल्पना करने के लिए पर्याप्त था। बरखा इसे रिया के पति के रूप में कैसे पहचान सकती थी? रिया ने एक बार फिर सोचा कि वो बरखा अंधी होगी। रिया: ये मेरा पति है। ये कैसे संभव है? वरुण: रिया दीदी, शायद आपको घर जाना चाहिए। मैं फिल्म खुद देख सकता हूँ। रिया ने अपना फ़ोन दूर रखा और बिना विचलित हुए वो वरुण के साथ फिल्म देखने चली गई। वरुण ने अपनी पहली फिल्म के प्रीमियर का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 20 मिनट बाद रिया को अपने बैंक कार्ड से खर्च का नोटिफिकेशन मिला। मैंने रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब में 10 लाख आरएमबी जमा किए थे। वो अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। भाग 2: क्लब का ड्रामा और टकराव। क्लब के प्राइवेट रूम में लाइटें चकाचौंध कर देने वाली थीं। गाना और नाचना जीवंत था। मैं सोफे पर पीछे झुककर आनंद ले रहा था। लाखों की कीमत वाली वाइन की बोतल पी रहा था। 7 लड़कियां, जिनका फिगर एकदम परफेक्ट था, ध्यान से मेरी सेवा कर रही थीं। एक मेरे माथे के लगभग ठीक हो चुके घाव का इलाज करने में मदद कर रही थी। एक सोफे पर बैठी थी, मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मेरी सख्त मांसपेशियों की मालिश कर रही थी। एक मेरे पीछे मेरे कंधों की मालिश कर रही थी। एक मेरे लिए फल छील रही थी। बाकी गा रही थीं और नाच रही थीं। ये सेवा वास्तव में धरती पर स्वर्ग थी। यह वो दृश्य था जिसका मैंने अनगिनत बार सपना देखा था। मैं संतुष्ट से कहीं ज्यादा था। इसलिए जब मैनेजर ने प्रस्ताव दिया तो मैंने उदारता से अपना हाथ हिलाया और रिया के कार्ड का उपयोग करके 10 लाख आरएमबी जमा कर दिए। रिया ने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। केवल मुझे एक लड़की के एब्स को महसूस करते हुए देखा जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले कभी किसी औरत को नहीं देखा हो। आर्यन: अच्छा लग रहा है?
तुम कब से इन्हें ट्रेन कर रही हो? मेरे पास भी हैं। क्या तुम महसूस करना चाहती हो? सुंदर लड़कियां अपने फिगर दिखाने के लिए मुकाबला कर रही थीं। मैं तब तक घूरता रहा जब तक कि मेरी नाक से खून नहीं आने लगा। अमीरों की जिंदगी बहुत अच्छी है। जैसे ही मैं थोड़ा और महसूस करने वाला था, एक जोरदार धमाका हुआ। फिर एक ठंडी आवाज आई, तुम सब बाहर निकलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिया आएगी। मेरा अच्छा समय बीच में ही रुक गया। मैंने अनिच्छा से युवा लड़की की कमर को चिकोटी काटी और कहा, तुम लड़कियां पहले बाहर जाओ। जब मैं फ्री रहूंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा। रिया का चेहरा तूफान से पहले के आसमान की तरह काला पड़ गया। जल्द ही प्राइवेट रूम में केवल हम दोनों बचे थे। मैं सोफे के सहारे झुक गया, उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वास्तव में वो उस महिला होने के योग्य थी जिससे मूल मालिक को पहली नजर में प्यार हो गया था। उस चेहरे ने तुरंत उन महिला मॉडलों को फीका कर दिया। उसकी ठंडी फिनिक्स आंखें, एक ऊंची सीधी नाक, भगवान की सबसे बेशकीमती कृति की तरह तीखे नैन नक्श, एक अच्छी तरह से सिले हुए सफेद सूट ने उसके सेक्सी कर्व्स को पूरी तरह से उभारा था। एक ऐसी कमर जो इतनी पतली थी कि उसे एक हाथ से घेरा नहीं जा सकता था। कॉलर थोड़ा खुला था जिससे उसकी नाजुक और सुंदर हसली कॉलर बोन्स दिख रही थी। लाइटों के नीचे उसकी त्वचा चमकती हुई सफेद थी। अपने हाथों को कूल्हों पर रखकर बस वहीं खड़ी थी। वो एक झुलसा देने वाला आकर्षण बिखेर रही थी जिसने लोगों को उसे पाने के लिए तरसा दिया। अगर वो एक महिला मॉडल होती, तस्क तस्क। मैं उसे एक महिला मॉडल के रूप में कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। तभी मैंने उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनी, मेरे पैसे का इस्तेमाल करके यहाँ मुझे धोखा दे रहे हो आर्यन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगी? रिया ने अंधेरे भाव के साथ मुझे घूरा। पहली बार मुझे ऊपर से नीचे तक देखने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरा पूरा शरीर एक सौंदर्य और बड़प्पन की हवा बिखेर रहा था, जैसे कि एक सुंदर लेकिन खतरनाक चीता, एक ऐसा आर्यन जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैं क्लब के किसी नियमित ग्राहक की तरह उसे खुलेआम देख रहा था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर कोई घबराहट नहीं दिखा रहा था। उस आदमी से बिल्कुल अलग जो सिर्फ 2 घंटे पहले पागलपन भरी ईर्ष्या से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वे 2 अलग अलग लोग थे। मैंने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे पैसे? हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हारा पैसा मेरा पैसा नहीं है? तुम अपने सच्चे प्यार को खिलाने पिलाने के लिए पैसा खर्च कर सकती हो। तो जब तुम वरुण के साथ रोमांटिक डिनर कर रही थी और फिल्म देख रही थी, तो मैं साथ देने के लिए कुछ लोगों को काम पर क्यों नहीं रख सकता? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, बस आराम करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ लिया और फिर भी तुम यहाँ आक्रामक तरीके से आ गई। ऐसा करने से न केवल तुम अपना आपा खो रही हो, बल्कि अगर वरुण ने ये देखा तो वो सोच सकता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और ईर्ष्या से तुम्हारा दिल टूट गया है। मैं उससे बिल्कुल नहीं डरा। किताब में बार बार मूल मालिक के प्रति उसकी घृणा का वर्णन किया गया था, यहाँ तक कि एक स्पर्श भी प्रतिकारक था। संक्षेप में, उसे मूल मालिक के स्पर्श से एलर्जी थी। उस पर कोई कदम उठाना आत्मविनाश जैसा होता। रिया इतनी गुस्से में थी कि वो हंसी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी ठुड्डी को दबाया। उसका स्वर व्यंग्यात्मक और ठंडा था, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। नाटक करना बंद करो। तुमने जानबूझकर मेरा कार्ड इस्तेमाल किया और इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। क्या ये सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए नहीं था? मैंने उसकी ओर देखा। मेरी हथेली पतले कपड़े के माध्यम से धीरे से उसके पेट पर टिकी। उसके एब्स की रेखा को सहलाते हुए मैंने पूछा, तो तुम वरुण को छोड़कर यहाँ आई हो? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में मैं वरुण से ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ? रिया के चेहरे के भाव तुरंत कई शेड काले पड़ गए। उसने मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ का जोर बढ़ता गया। मैंने पहले भी कहा है, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तुम बहुत भ्रमित हो। ये आखिरी बार है। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी मेरे पति के नाम का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें करते हुए देखा जिससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, तो तुम्हारा पद खत्म हो जाएगा। बोलने के बाद उसने नफरत से मेरा हाथ झटक दिया और अपनी बात पहुंचने के लिए साइड से एक टिश्यू लिया, जैसा कि किताब में लिखा था। वो मेरे साथ किसी भी शारीरिक संपर्क से नफरत करती थी। मैं लगभग हंस पड़ा, अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। मैंने अपने पैर क्रॉस किए, उसकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, तुम मुझे अपने साथ सोने तक नहीं दोगी। मैं इस पति के पद से बहुत पहले ही थक चुका हूँ। अगर तुम अभी मेरे सामने तलाक का समझौता फेंक दो और अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाया तो मैं कुत्ता हूँ। रिया जम गई। उसने मेरी ओर देखा। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसने पूछा, तलाक? क्या तुम्हें यकीन है? तुम तब मुझसे शादी करने के लिए इतनी मुसीबत से गुजरे थे। अभी तुमने ऐसा नाटक किया जैसे तुम मुझे बहुत चाहते हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें तलाक चाहिए। क्या मजाक है? मेरी नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिकी रही, फिर नीचे की ओर बढ़ी, जिसमें जंगलीपन और बेशर्मी का संकेत था। मैंने उसे विकल्प दिया। मैंने अपना मुंह खोला और कहा, या तो मुझे अपने साथ सोने दो या हम तलाक ले लेते हैं। रिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने मेरे सामने ही अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और कहा, तलाक का समझौता, डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करो। कल सुबह इसे घर ले आना। मूल मालिक पागलपन की हद तक प्यार में था। उसके प्यार के बिना भी उसने तलाक लेने से इनकार कर दिया था।
इसे जबरदस्ती जारी रखने पर अड़ा था। अंत में उसका परिवार बर्बाद हो गया। इस दुनिया में हजारों औरतें हैं, मैं इस एक टेढ़े पेड़ पर खुद को क्यों लटकाऊं? मैंने अपने पास रखा वाइन का अधूरा गिलास उठाया और बिना एक बूंद बर्बाद किए पूरा पी गया। गिलास नीचे रखते हुए मैंने ऐसे लहजे में कहा जिससे पता चलता था कि अगर वो मेरे साथ नहीं सोई तो वो कुछ खो देगी। मैंने कहा, तुमने अपना चुनाव कर लिया है, पछताना मत। रिया हंसी। उसे और भी यकीन हो गया कि मैं नशे में हूँ और अजीब व्यवहार कर रहा हूँ, उससे भिड़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। वापस जाते समय हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हम उसकी कार में घर पहुंचे। मैं सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। आज रात की मेरी छवि रिया के दिमाग में कौन थी? वो मैं जो उससे तलाक चाहता था। उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। वो देखना चाहती थी कि कल मैं क्या करूंगा जब तलाक का समझौता मेरे सामने होगा। मैं कैसी प्रतिक्रिया दूंगा? मेरे कमरे के दरवाजे के पास से गुजरते हुए उसने अंदर से मेरी आवाज सुनी। वो रुक गई। मैं चिल्ला रहा था, आर्यन, गाते हुए, आज का दिन अच्छा है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कल एक और अच्छा दिन है। कीमती समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। दुनिया मेरे इसे बदलने का इंतजार कर रही है। रिया ने मुझे नशे में एक विलाप करने वाले भूत की तरह चिल्लाते हुए सुना। वो मुझे रोकने के इरादे से नीचे झुकी, लेकिन जब उसने दरवाजे का कुंडी घुमाई तो उसने पाया कि मैंने इसे अंदर से बंद कर लिया था। वो आदमी जो आमतौर पर घर आने पर उसे बहकाने की हर कोशिश करता था, उसके साथ सोना चाहता था, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने चिल्लाना जारी रखा, मुझे विश्वास है कि मैं हूँ। मुझे कल पर विश्वास है। मुझे इतना नशे में देखकर रिया आखिरकार मुड़ी और चली गई। मैं जिस कमरे में था वो मास्टर बेडरूम था, क्योंकि रिया ने मूल मालिक के साथ सोने से इनकार कर दिया था। उसने गेस्ट रूम में सोने का फैसला किया था। अब ये जगह मूल मालिक का निजी कमरा बन गई थी। मैंने विशाल और शानदार कमरे को देखा। कोठरी में लग्जरी सामानों को छूते हुए मैं खुशी खुशी गा रहा था। मैंने 2 लोगों के बैठने लायक बड़े टब में स्नान भी किया। रेशमी पायजामा पहना जो इतना नरम था कि अद्भुत महसूस हो रहा था। मैं बड़े मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। मैं सो नहीं सका। मैं बिल्कुल नहीं सो सका। ये एक सपने जैसा लग रहा था, इतना अच्छा कि सच नहीं लग रहा था। अगली सुबह रिया जागी। डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह कोई नाश्ता तैयार नहीं था। न ही मैं वहां था, उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर नजर डाली, एक मुस्कान नहीं रोक पाई। जैसा कि उम्मीद थी, ये आदमी अब होश में आ गया है। वो डरा हुआ है और अपने खोल में छिपना चाहता है। पिछली रात उसे तलाक देने के मेरे उग्र संकल्प को याद करते हुए वो नाक सिकोड़ कर हंसी। उसने तलाक के समझौते को कॉफी टेबल पर फेंका और कंपनी के लिए निकल गई। मैं पहले कभी इतने आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोया था, इसलिए मैं तब तक सोता रहा जब तक दोपहर में मेरी नींद खुद नहीं खुली। ये देखकर कि मैं अभी भी शानदार कमरे में हूँ, मैंने पुष्टि की कि मैं वास्तव में किताब के अंदर आ गया हूँ। मैंने एक बार फिर कहानी की समीक्षा की। किताब में उनकी शादी 3 साल से ज्यादा नहीं चली थी। दूसरे शब्दों में 1 साल से भी कम समय में रिया आर्यन के परिवार को दिवालिया कर देगी और मुझे बिना कुछ छोड़े छोड़ देगी। किताब में बिजनेस वॉर का वर्णन संक्षिप्त था। मुझे नहीं पता था कि रिया ने क्या योजनाएं इस्तेमाल की थीं, लेकिन अमीरों की जिंदगी इतनी अच्छी है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने परिवार को दिवालिया नहीं होने दे सकता था। मैं उठा, तैयार हुआ और नीचे गया। कॉफी टेबल पर तलाक के समझौते को देखकर मैंने तुरंत पेन उठाया और उस पर साइन कर दिए। 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाना तलाक के प्रति अपमान जैसा महसूस होता। साइन करने के बाद मैंने अपनी जेब से रिया का कार्ड निकाला और उसे तलाक के समझौते पर रख दिया। फिर मैंने मूल मालिक का जरूरी सामान लिया और वापस आर्यन के घर चला गया। एक विलेन जैसा सपोर्टिंग कैरेक्टर बनना भूल जाओ। मैं अपना खुद का यंग मास्टर बनने वापस जा रहा हूँ। जब मेरी माँ ने अपने बेटे को वापस आते देखा तो उसने तुरंत अपने हाथों से ताज़ा फूल और कैंची नीचे रख दी और मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी। माँ, आर्यन, तुम इस समय वापस क्यों आए? क्या रिया ने तुम्हें फिर से परेशान किया? मैंने उत्तर दिया, नहीं। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। कुछ हद तक विश्वास नहीं हुआ। आमतौर पर इस समय मुझे रिया के लिए लंच लाने में व्यस्त होना चाहिए था। माँ ने जारी रखा, तो तुमने वापस आने से पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं नौकरानियों से तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार करवा सकती थी। हर हाव भाव अपने बेटे को देखकर खुशी बिखेर रहा था। मैंने अपनी माँ की ओर देखा, अपने दिल में एक टीस महसूस की। जब मैं जीवित था, मैं हमेशा से यही चाहता था, लेकिन कभी मिला नहीं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे इस तरह दिया जाएगा। मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करती हूँ और उन्हें लंच के लिए घर आने को कहती हूँ। मैं उन्हें समय रहते रोक नहीं पाया। उनका कॉल पहले ही लग चुका था। मौका पाकर मैंने घर के चारों ओर नज़र डाली। जितना ज़्यादा मैंने देखा, मेरा मूड उतना ही बेहतर होता गया। मेरी माँ ने कॉल ख़त्म किया और मुझे एक तरफ ले जाकर देखभाल से मेरे बारे में पूछा। ये स्पष्ट था कि मूल मालिक और रिया की शादी के बाद वो हमेशा चिंतित रहती थी कि मैं खुश नहीं था। माँ, आर्यन, अगर कुछ भी गलत हो तो तुम्हें मुझे और अपने पापा को बताना होगा।
तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारा सहारा और ढाल रहेंगे। मुझे याद आया कि कैसे स्कूल में सहपाठी मुझे परेशान करते थे। मैं घर आकर अपने माता पिता को बताता था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे डांटा भी था। उन्होंने कहा था कि इतने सारे छात्र हैं तो वे केवल मुझे ही क्यों परेशान करते हैं और दूसरों को क्यों नहीं। तब से जब मुझे स्कूल में परेशान किया जाता था, मैंने उन्हें फिर कभी बताने की हिम्मत नहीं की। अपने सामने सुंदर और ममतामयी माँ को देखकर मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे उनके दुखद भाग्य को बदलना होगा। मैंने दृढ़ता से कहा, माँ, इन सभी वर्षों में आपको और पापा को परेशान करने के लिए मुझे खेद है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अपने बेटे की बातें सुनकर मेरी माँ की आंखें तुरंत भर आईं। जब से उनके बेटे की शादी हुई थी, वो बहुत कम घर आता था। यहाँ तक कि जब वो आता था, तब भी वो हमेशा रिया की वजह से होता था। पहले माँ ने कहा था कि एक जबरदस्ती की शादी खुशहाल नहीं होगी, लेकिन उनका बेटा उसे, रिया को अपनी पत्नी बनाने पर अड़ा था। वो उनका इकलौता बेटा था। जब वो छोटा था तो लगभग मर ही गया था। वे हमेशा उसे अपनी हथेलियों में संजो कर रखते थे। मैं शादी करना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। शादी के बाद ये देखकर कि मैं दुखी था, ये देखकर कि मेरा गौरव और चमक धीरे धीरे कम हो रही थी, ये देखकर कि मेरी दुनिया केवल रिया के इर्द गिर्द घूम रही थी और मैं सही गलत की समझ खो रहा था, एक माँ के रूप में उन्होंने ये सब देखा और उनका दिल दुखता था। हर बार जब मैं घर आकर रिया द्वारा दी गई शिकायतों के बारे में बताता था, तो वो पूरी रात करवटें बदलती रहती थीं। सो ना पाने के कारण उन्होंने सच में खुद को बीमार कर लिया था। मेरी माँ ने कांपती आवाज में कहा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जियो। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके आंसू पोंछे। मैं मुस्कुराया और उनसे कहा, आप क्यों रो रही हैं? देखिए, क्या मैं अब बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ? मेरी माँ ने अपने बेटे की ओर देखा। उन्हें लगा कि मैं बदल गया हूँ। इस बार मैं वापस आया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। जैसे कि वो बहुत पहले जैसा था वैसा ही लौट आया हो। जब खाना तैयार हुआ तो मेरे पापा घर आए। वो अपने साथ सुहाना, शू यूयू को भी लाए थे। सुहाना मेरे पापा के अच्छे दोस्त की बेटी थी। वो मूल मालिक से 3 साल बड़ी थी। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद सुहाना हमेशा अपनी दादी के साथ रहती थी। बुजुर्गों के लिए बच्चे को पालना मुश्किल होता है, इसलिए आर्यन के परिवार ने उसे एक बेटी की तरह माना और उसकी देखभाल की। हमेशा उसके जीवन और पढ़ाई में उसका समर्थन किया, जब तक कि वो कॉलेज से स्नातक नहीं हो गई। कॉलेज के दौरान उसने आर्यन ग्रुप में पार्ट टाइम काम किया। स्नातक होने के बाद वो मेरे पिता की दाहिनी हाथ बन गई। मैंने सुहाना की ओर एक नज़र चुराई और उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। किताब में मूल मालिक हमेशा सुहाना को एक बड़ी बहन के रूप में देखता था। जब वो रिया के पीछे पड़ा था तो वो अक्सर उसके सामने इस बारे में भड़ास निकालता था कि वो रिया को कितना पसंद करता है, उससे सलाह और योजनाएं मांगता था। सुहाना ने मूल मालिक के सामने बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार किया, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। उसने मुझ पर प्यार लुटाया, रक्षा की और मदद की, कभी रेखा पार नहीं की। यहाँ तक कि पाठकों ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि रिया और मूल मालिक का तलाक हो रहा है। वो मूल मालिक को ढूंढने गई और मेरे कार एक्सीडेंट का सीन देखा। सुहाना ने कांपते हुए मूल मालिक को पकड़ा। उसने खून से लथपथ मूल मालिक को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो अपनी लाल आंखों से मूल मालिक के मुंह के कोने से खून पोंछती रही। उसने कहा, आर्यन, मुझे पछतावा है, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें तब उससे शादी करने से नहीं रोका। उसकी आंखों में गहरा लगाव उस धुंध की तरह था जो छंटती नहीं थी। उस पल में सुहाना इसे और नहीं छिपाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मूल मालिक जाने कि वो उसे पसंद करती है, कई सालों से उसे पसंद करती थी। वो हताशा में मूल मालिक को थामे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो नहीं कर सकी। वो केवल उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म होते देख सकती थी। किताब में केवल इसी समय उसके मेरे प्रति जज्बातों का वर्णन किया गया था। ये किताब में सुहाना का सबसे महत्वपूर्ण पल था। इसने पाठकों को हैरान कर दिया, दिल तोड़ दिया और पछतावे से भर दिया। उस पल में मैं भी इस किरदार से प्यार और नफरत दोनों करता था। मेरी माँ ने उसका स्वागत किया। सुहाना, तुम भी यहाँ हो। मूल मालिक को नहीं पता था कि सुहाना उसे पसंद करती है। मैंने अभी के लिए अनजान होने का नाटक करने का फैसला किया। अपनी माँ को उसका स्वागत करते देख मैंने भी उसका स्वागत किया। सुहाना ने भी सफेद सूट पहना था। रिया पर यह ठंडा और कुलीन लग रहा था, एक न पहुंच पाने वाली दूरी पैदा कर रहा था। लेकिन सुहाना पर यह सुरुचिपूर्ण और कोमल लग रहा था, एक अच्छे खानदान की युवती की तरह दोस्ताना माहौल दे रहा था। उसने मेरी ओर देखा। उसके शब्द थोड़े दुलार भरे थे। यह आउटफिट अच्छा है। मैं मुस्कुराया और कहा, यह दिखाता है कि हाल ही में मेरी पसंद में सुधार हुआ है। मूल मालिक रिया के सामने बहुत असुरक्षित था, लेकिन वो सुहाना के सामने हमेशा आश्वस्त रहता था, क्योंकि सुहाना ने मूल मालिक को अपना सारा प्यार दिया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उस भूमिका को निभा सकूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं केवल 80% ही नकल कर सकता हूं। बाकी 20% इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझसे गुप्त रूप से प्यार करती है, इसलिए मुझे थोड़ा अस्वाभाविक लगा। सुहाना मुस्कुराई। उसने विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम रोज उसे लंच ले जाने में व्यस्त नहीं रहते? फिर तुम लंच के लिए वापस कैसे आ गए? मैंने अपने हाथों से खेलते हुए कहा कि इस चिलचिलाती गर्मी में उसे बुरा लगा कि मुझे लंच लाने की मुसीबत उठानी पड़ती है।
उसने मुझसे कहा कि अब मत लाना। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, न केवल सुहाना बल्कि मेरे पापा और माँ सभी ने मेरी ओर देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, जो लोग मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता कि रिया मेरे साथ अच्छी होगी। केवल मूल मालिक ही उस पर विश्वास करता था। मैंने विषय बदला और पूछा कि कंपनी हाल ही में कैसी चल रही है। सुहाना ने बेपरवाही से उत्तर दिया, काफी अच्छी। मैंने फिर पूछा, काफी अच्छी से तुम्हारा क्या मतलब है? सुहाना अपनी नज़र मेरी तरफ घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा कि वे वर्तमान में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर वे सफल होते हैं तो कंपनी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में ले सकती है। उस स्थिति में कैश फ्लो, नकद प्रवाह तालमेल नहीं बिठा पाएगा। कैपिटल चेन, पूंजी श्रृंखला टूट जाएगी और रिया का परिवार बस खड़ा होकर देखता रहेगा। क्या यह रिया की रणनीति हो सकती है? मैंने बीच में टोका, वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स, क्या कंपनी उन्हें संभाल सकती है? मुझे लगता है कि वर्तमान बाजार का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्थिरता है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त कैश फ्लो हो कंपनी के सामने आने वाले किसी भी संभावित जोखिम से निपटने के लिए। सीधे तौर पर कहना मुश्किल था, मैं केवल परोक्ष रूप से संकेत दे सकता था। सुहाना की आंखों में एक टटोलती हुई नजर आई। उसने पूछा कि मैं कंपनी के मामलों में इतना दिलचस्पी कब से लेने लगा। मूल मालिक ने कभी कंपनी के मामलों की परवाह नहीं की थी। मुझे अचानक एहसास हुआ और मैंने कहा कि रिया की कंपनी में इतना समय बिताने के बाद मैं थोड़ा प्रभावित हो गया हूँ। सुहाना चुप हो गई। मैंने उसकी ओर देखा। मैं अभी भी उसे प्रोजेक्ट्स के बारे में फिर से याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। आर्यन, तुम्हें और पापा को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए, विशेष रूप से उन संभावित जोखिमों पर जो प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं और क्या हम उन्हें संभाल सकते हैं। सुहाना ने मेरे चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए मेरी ओर देखा। कि हम प्रतियोगिता छोड़ दें और प्रोजेक्ट उसे सौंप दें। मूल मालिक प्यार में अंधा एक मूर्ख था। उसने पहले भी कई बार अपने परिवार को लियू कॉरपोरेशन की मदद करने के लिए मजबूर किया था। अचानक उन्हें प्रोजेक्ट लेने से रोकना चाहता था। सुहाना शु यूयू के लिए ऐसा सोचना सामान्य था। मैंने समझाया, नहीं, बात बस इतनी है कि मुझे हाल ही में एक सपना आ रहा है। मैंने सपना देखा कि हमारे परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई है। चिंतित होकर सुहाना ने मेरी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने अपने माता पिता की ओर देखा, जो कुछ ही दूर थे। मैं उसके करीब झुक गया और फुसफुसाया, आर्यन, चेन फैन, सच तो ये है कि मैंने रिया को ये कहते हुए सुना कि वो चेन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी मैंने देखा कि सुहाना के कान की लौ लाल हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ इस तरह फ्लर्ट कर सकता हूं। मैंने इसे न देखने का नाटक किया। शर्मिंदा होकर मैंने समझाने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर ली, आर्यन, मुझे डर है कि मम्मी और पापा इसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं की। जहां तक कंपनी के मामलों की बात है, मैं उन्हें नहीं समझता, इसलिए मैं इसे केवल आपको सौंप सकता हूं। सुहाना ने सोफे के पीछे अपनी कोहनी टिकाई। उसने बेपरवाही से अपने कान की लौ को चिकोटी काटी और मेरी ओर देखते हुए पूछा, और तुम्हारा क्या प्लान है? इससे पहले कि मैं बोल पाता, माँ आई और हमें खाने के लिए बुलाया। मैंने व्यंजनों से भरी मेज देखी। मेरा मूड बहुत अच्छा था। माँ ने मेरी थाली में खाना रखा। माँ, ज्यादा खाओ, तुम हाल ही में बहुत पतले हो गए हो। मैंने स्वादिष्ट खाने से भरी मेज को देखा और थूक निकला। कितना समय हो गया है जब से मैंने घर का बना खाना खाया है। मैंने कहा, मैं भूख से पतला हो गया हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए घर रहने दो और मैं निश्चित रूप से फिर से मोटा हो जाऊंगा। ये सुनकर माँ मेरी थाली में खाना परोसती रहीं। तुम्हें घर का बना खाना खाना है? अब से हर दिन कोई न कोई इसे तुम तक पहुंचाएगा। मैंने समझाया, इसकी जरूरत नहीं है माँ, अब से मैं अभी से घर पर ही रहूंगा। माँ, पापा और सुहाना सबने जो कर रहे थे वो रोक दिया और मेरी ओर देखा। मैं भी रुक गया। मैंने उनकी ओर बहुत गंभीरता से देखा और कहा, मम्मी, पापा, मैं रिया से तलाक लेने की योजना बना रहा हूं। मुझे लगता था कि जब तक मैं कोशिश करूंगा मैं उसे अपने प्यार में डाल दूंगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। अब मैं उससे और प्यार नहीं करना चाहता। अब मैं बस घर आकर आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं बिना किसी दुख या पछतावे के बहुत दृढ़ता से बोला। मूल मालिक की रिया के प्रति भावनाएं चेन परिवार की आंखों में कितनी गहरी बसी हुई थीं, ये उन्हें पता था। मम्मी और पापा ने मेरी ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं इस तरह सब कुछ छोड़ सकता हूं। उन्हें लगा कि मैं बस नखरे कर रहा हूं और जल्दी ही अपना मन बदल लूंगा। मैंने जारी रखा, आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? ये मत कहिए कि आप मुझसे थक गए हैं और नहीं चाहते कि मैं घर आकर मुफ्त का खाना खाऊं। मेरी माँ हकीकत में वापस आईं और मेरा पसंदीदा व्यंजन मेरे कटोरे में रखते हुए खुशी से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है?
तुम घर आकर मेरे साथ रह सकते हो। मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। पापा ने अपना फ़ोन उठाया और मेरे कार्ड में 1 करोड़ RMB और ट्रांसफ़र कर दिए। उन्होंने कहा, अगर तुम घर आना चाहते हो तो घर आ जाओ। पापा तुम्हें 10 जन्मों तक पाल सकते हैं। वे माता पिता जो आपसे प्यार करते हैं और जो नहीं करते, वे वास्तव में अलग होते हैं। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मैंने कहा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया मम्मी, अब से मैं भी सिर्फ आपसे प्यार करूंगा। उपन्यास में चेन परिवार के दिवालिया होने के बाद पापा ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनकी बहू ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड थी। उनके हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया। वो कोमा में चले गए और चेतनहीन बन गए। माँ अपने पति के चेतनहीन बनने और बेटे के निधन के सदमे को नहीं संभाल सकी। वो डिप्रेशन में चली गईं और अंततः आत्महत्या कर ली। मुझे ये सब बदलना है। मैंने भी उनकी थाली में खाना रखा। मैं अपनी चॉपस्टिक नीचे रखने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि सुहाना मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन की एक हल्की सी झलक थी, जैसे कि वो माता पिता के स्नेह के लिए मुकाबला कर रही हो। वो बोल पड़ी, सुहाना, मेरा कहाँ है? मैंने उसकी ओर देखा और उसे मांस का एक टुकड़ा दिया, एक वसा वाला टुकड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लियू कॉरपोरेशन में वरुण ख्वान चेन यू एक दस्तावेज लेकर CEO के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने CEO रिया से पूछा, क्या मिस्टर आर्यन आज लंच नहीं लाए? रिया ने समय देखने के लिए अपनी कलाई उठाई। आमतौर पर मैं अब तक उसके लिए लंच ले आया होता। वो सोचने लगी कि शायद मैं तलाक की बात से डर गया हूं और लंच लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसने ऊपर देखा और वरुण की ओर उदासीनता से देखा। क्या तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है? उसने पूछा। क्या तुम चाहते हो कि मैं कॉल करके तुम्हारे लिए पूछूं? वरुण ने जल्दी से कहा, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हर बार जब मिस्टर आर्यन लंच लाते थे तो वो वरुण के पेट में ही जाता था। इतने लंबे समय तक खाने के बाद उसे इसकी आदत हो गई थी। ये पहली बार था जब आर्यन लंच नहीं लाया था। वो वाकई बहुत उत्सुक था। वो पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ये देखकर कि CEO नाखुश थी, उसने जल्दी से साइन किया हुआ दस्तावेज लिया और चला गया। रिया के पास शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जहां मैंने उसे परेशान न किया हो। अपना काम खत्म करने के बाद कल रात मेरे तलाक मांगने की छवि उसके दिमाग में आई। उसके होठों का कोना सिकुड़ गया। फिर वो सीधे क्लब चली गई। जैसे ही उसने प्राइवेट रूम में प्रवेश किया, उसने देखा कि कई लोग उसे देख रहे हैं। वो सोफे पर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। वे उसे घूरते रहे। उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम पागल हो? बरखा बी निंग बिंग जांचते हुए आई। उसने पूछा, आर्यन, वो अब तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ रहा है? रिया ने उन्हें एक ठंडी नजर मारी। क्या तुम लोग ही नहीं थे जो उसके मेरे पीछे घूमने से सबसे ज्यादा नफरत करते थे? अब जब वो यहाँ नहीं है तो क्या यही तुम नहीं चाहते थे? इतने दयनीय मत बनो। वांग के ईएन ने रिया के भाव देखने के बाद उसके लिए एक गिलास वाइन डाली। हम मुख्य रूप से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, उसने कहा। हमें डर है कि दूसरे लोग अब तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। रिया के सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में वे किसी भी और से बेहतर जानते थे कि जहां भी रिया होती थी मैं पीछे पीछे आता था। मैं बिल्कुल भी फीमेल मॉडल्स ढूंढने के लिए क्लब नहीं जाता। उसे अकेला छोड़कर सान्या की यात्रा पर जाने की बात तो दूर की थी। ऐसा लग रहा था कि सच में अब मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रही। रिया ने सबके चेहरों पर एक जैसे भाव देखे। उन्हें देखते हुए उसका चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। अगर तुम्हारी आंखें इतनी बेकार हैं तो उन्हें दान कर दो, बरखा ने बीच बचाव करते हुए कहा। जब तक तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तब तक ठीक है। चलो सब लोग टोस्ट करते हैं। रिया को अपनी मुसीबत से अस्थायी रूप से बचने के लिए बधाई। रिया ने अपना वाइन ग्लास उठाया और पी लिया। वो उनके शब्दों के मुख्य बिंदु को पूरी तरह से चूक गई। थोड़ी देर पीने के बाद ही वांग ने अपना फोन पकड़ते हुए कहा, रिया, हालांकि आर्यन ने तब तुम्हें शादी के लिए मजबूर करके एक महिला के रूप में तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन उसका लुक तुम्हारे साथ मेल खाने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। तुम उसे 2 साल तक बिल्कुल भी कैसे नहीं छू सकी? पहले जब मेरी आंखें केवल रिया के लिए थीं, तब मेरे पास उसके सभी दोस्तों के संपर्क थे, इसलिए वे सब मेरी मोमेंट्स स्टेटस देख सकते थे। अतीत में मेरी मोमेंट्स रिया से संबंधित पोस्ट से भरी होती थीं, या तो हमारे प्यार का दिखावा करना, अपना दावा करना, या उसके लिए प्यार जताते हुए छोटे निबंध लिखना। क्योंकि मैं जानता था कि रिया ने मेरी मोमेंट्स ब्लॉक कर दी थी, इसलिए जब मैं कुछ पोस्ट करता था तो वे अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए उनके ग्रुप चैट में पोस्ट कर देते थे। लेकिन ठीक 2 घंटे पहले उन्होंने पाया कि मैंने अपनी मोमेंट्स से रिया से संबंधित सब कुछ हटा दिया था। फिर मैंने सान्या से कुछ पोस्ट किया जिसका कैप्शन था,
वो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहा है। इस तरह के पल अद्भुत होते हैं। रिया ने देखा कि सब लोग अपने फ़ोन देख रहे हैं। उसने बेपरवाही से नज़र डाली और मेरी समुद्र के किनारे खुशी खुशी मुस्कुराते हुए एक तस्वीर देखी। जीरू जीरू बोल पड़ी, मुझे लगता है कि वो बहुत बदल गया है। बरखा ने मजाक करते हुए कहा, वो इस तरह काफ़ी प्यारा लग रहा है ना? वांग ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, ये शायद वैसा ही दिखता है जब आप किसी से प्यार करना बंद कर देते हैं। धम! रिया ने अपने हाथ का वाइन ग्लास कॉफी टेबल पर दे मारा। उसने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, क्या तुम सब बीमार हो? हम बाहर मजे करने आए हैं, फिर भी तुम में से हर कोई अपने फोन से चिपका हुआ है। आर्यन के बारे में बात कर रहे हो। रिया ने दरवाजा पटका और बाहर निकल गई। वो अपनी कार में बैठी, अपना फोन निकाला, वीचैट खोला और मेरी मोमेंट्स को स्क्रॉल किया। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं सान्या गया था। फोटो में मेरी आंखें एक मुस्कान से भरी थीं, जैसे कि उनमें से रोशनी निकल रही हो। चाहे वो मेरा ऊपर की ओर देखता हुआ चेहरा हो या कैमरे की ओर मेरा अंदाज, हर इशारा खुशी बिखेर रहा था। क्या ये मैं हूं, पुराना मैं, जिसकी आंखें या तो उसके लिए प्यार से या दूसरों के प्रति गुस्से से भरी होती थीं? मिस्टर लियू के रूप में मुझे शक करने की आदत थी, पागलपन भरी जलन की आदत थी और बिना किसी कारण के मुसीबत खड़ी करने की आदत थी। एक व्यक्ति अचानक इतनी तेजी से नहीं बदल सकता। रिया को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि फोटो में दिखने वाला मैं ही असली मैं था। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन वो जानती थी कि मैं तलाक से बच रहा हूं। मोमेंट्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करना उसे अपनी ओर खींचने का एक तरीका था। लेकिन भले ही वो मेरा उद्देश्य जानती थी, फिर भी वो इन असामान्य तस्वीरों से मंत्रमुग्ध थी। मेरे जीवन में पहली बार सान्या की यात्रा थी। यह वो जगह भी थी जहां मैं जीवित रहते हुए सबसे ज्यादा जाना चाहता था। ठंडी हवा, शानदार सी फूड की दावत, पास में मम्मी के साथ रेड वाइन, समुद्र के रात के नज़ारे को देखते हुए खाना। इसने मुझे केवल एक ही एहसास दिया, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। जब मैं जीवित था, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं था। मुझे मूल रूप से इस तरह के जीवन का अनुभव करने का मौका कभी नहीं मिला। कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि रिकॉर्ड करने लायक बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए स्वादिष्ट खाना, उदाहरण के लिए एक माँ का प्यार, उदाहरण के लिए विशेष अनुभव। अगली सुबह मैं डाइविंग, गोताखोरी के लिए जाना चाहता था। माँ ने तुरंत मेरे लिए एक निजी प्रशिक्षक नियुक्त किया ताकि वह मुझे डाइविंग पर ले जा सके, मूंगा चट्टानों के माध्यम से सरकने और आसपास की मछलियों के झुंड के साथ खेलने के अद्भुत एहसास का आनंद ले सके। आरामदायक और आनंदमयी। समुद्र और आकाश बहुत नीले थे। पानी बहुत साफ था। हवा बिल्कुल सही थी। रात में नहाने और लेटने के बाद मैंने देखा कि मूल मालिक के पुराने मुखबिर ने मुझे रिया और वरुण चेन्यू के बारे में हॉट न्यूज़ भेजी थी। एक नज़र में वे एक ही फ्रेम में थे, लेकिन रोमांस की कोई अफवाह नहीं थी। मैं उनके लिए बेचैन हो रहा था। मैं उसे बताने ही वाला था कि मैं अब रिया से संबंधित कुछ भी नहीं जानना चाहता। सुहाना ने मुझे वीडियो कॉल किया। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? मैंने सीधे जवाब दिया, बहुत मज़ा। सुहाना ने भी अभी अभी नहाना ख़त्म किया था। वो अभी भी तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। क्योंकि वो अभी अभी नहाई थी, उसकी आंखों में एक अतिरिक्त गहराई थी। उसकी त्वचा और भी साफ और चिकनी लग रही थी। उसके होंठों का रंग भी ताज़ा गुलाबी लाल था। मेरा कामुक हृदय लगभग खुद को रोक नहीं पाया। सुहाना ने जारी रखा, मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, कड़ी मेहनत करो। ओह, सही कहा। मैंने पिछली बार जो कहा था वो मजाक नहीं था। ये सच है। लियू कॉरपोरेशन चेन कॉरपोरेशन के खिलाफ हो जाएगा। तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। पूरी कंपनी तुम पर निर्भर है। सुहाना ने जो कर रही थी वो रोक दिया। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं रिया की तरह हूं, कि मेरी भी कंपनी पर नजर है? मैंने दृढ़ता से कहा, मुझे डर नहीं लगता, मुझे तुम पर भरोसा है। सुहाना ने मेरी ओर देखा। उसकी काली आंखें थोड़ी गर्म हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शब्द उसके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं। मैंने जल्दी से बातचीत खत्म की। ठीक है, बहुत देर हो रही है, मुझे सोना है। तुम भी जल्दी सो जाओ। सुहाना ने उत्तर दिया, मेरे लिए एक उपहार लाना याद रखना। मैंने उसकी गहरी भावनाओं के बारे में सोचा। इतने सालों तक मूल मालिक से गुप्त रूप से प्यार करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अभी भी उसकी छोटी सी फरमाइश पूरी करूंगा। अगली सुबह रिया जागी। उसने अपना फ़ोन खोला। हॉट न्यूज़ अभी भी वहीं थी। मैंने उसे नहीं ढूंढा था। चेन परिवार की तरफ से भी किसी ने उससे संपर्क नहीं किया था। वो अपनी मोमेंट्स फिर से खोलने से खुद को रोक नहीं सकी, केवल ये देखने के लिए कि मैंने 5 मिनट पहले अपना स्टेटस अपडेट किया था।
मैं सुबह की रोशनी में गहरे नीले आसमान के नीचे वीडियो में अपनी माँ को घुमाते हुए पर्यटक क्षेत्र में एक किराए की इलेक्ट्रिक कार चला रहा था। मैं दिल खोलकर हंस रहा था। खुशी का साक्षात अवतार रास्ते के सभी खूबसूरत नज़ारों को फीका कर रहा था। रिया ने सोचा कि मेरे पास मोमेंट्स पर पोस्ट करने का समय था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैंने हॉट न्यूज़ न देखी हो। फिर भी मैं वापस नहीं आया और मैं और भी खुश लग रहा था। रिया इतनी गुस्से में थी कि वो हंसी। उसने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। इस बार मेरे पास वाकई हिम्मत थी। वो देखना चाहती थी कि मैं इसे कब तक जारी रख सकता हूँ। उसका दिन का शेड्यूल पैक था। जब वो रात को होटल लौटी तो वो इतनी थक गई थी कि सोफे पर गिर गई गर्म रोशनी की ओर देख रही थी। मेरे खुशी खुशी इलेक्ट्रिक कार चलाने की छवि उसके दिमाग में कौंधी। उसने मेरी मोमेंट्स चेक करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और देखा कि कुछ घंटे पहले मैंने अपना स्टेटस फिर से अपडेट किया था। स्टेटस में लिखा था, दुनिया में केवल माँ ही सबसे अच्छी है। 9 तस्वीरों वाले ग्रिड में मैं या तो सभी प्रकार के विशेष स्नैक्स खा रहा था या मेरे द्वारा खरीदे गए छोटे खिलौने दिखा रहा था। बीच में मेरी और मम्मी की साथ में एक फ़ोटो थी। मैंने अभी तलाक का जिक्र किया था और मम्मी को पहले से ही डर था कि मैं घर पर बैठकर अतीत के बारे में सोचकर दुखी रहूंगा। वो मुझे खुश करने के लिए तुरंत यात्रा पर ले गई। पूरी यात्रा के दौरान माँ मेरे साथ थीं। वो मेरे लिए तस्वीरें खींचती थीं। जब भी वो कोई स्वादिष्ट भोजन या अच्छी चीज़ें देखती थीं तो वो उन्हें मेरे लिए खरीदना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि मैं सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखूं। वो मुझे सभी बेहतरीन चीज़ें देना चाहती थीं। ऐसी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती है। मैं बस दिखावा करना चाहता था, लेकिन मुझे दूसरों को जलाने की उम्मीद नहीं थी। कमेंट सेक्शन में मेरे पिता ने कमेंट किया, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मैंने जवाब दिया, आप भी अच्छे हैं, बस मम्मी ने ये सब चीज़ें मेरे लिए खरीदी हैं। सुहाना ने पूछा, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैंने जवाब दिया, तुम अच्छी हो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो। उसके सीने में जकड़न का वो एहसास अभी भी था। 3 दिन। मैंने 3 दिनों से उसे नहीं ढूंढा था। कोई संपर्क नहीं। और मैं और भी खुश होता जा रहा था। मुझे इतना खुश देखकर रिया को अंदर से बेचैनी महसूस हुई। ये एक मरी हुई मक्खी को निगलने जैसा अप्रिय था। तभी उसका फ़ोन बजा। मैंने उसे एक मैसेज भेजा था। उसके सीने का गुस्सा अचानक गायब हो गया। ये आदमी आखिरकार खुद को और नहीं रोक सका। पहली बार थोड़े इंतज़ार के साथ उसने मेरे साथ चैट खोली। मैंने सीधे पूछा, तलाक के कागज़ों पर दिनों पहले हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, क्या हमें उन्हें प्रोसेस करने नहीं जाना चाहिए? रिया इन शब्दों को देखती रही। उसके हाथ कांप गए। फ़ोन पकड़ने वाला हाथ और भी कस गया। काफ़ी समय बाद वो घर चली गई। वो घर जहाँ चाहे वो कभी भी वापस आए, लाइटें हमेशा जली रहती थीं, अब एकदम अंधेरा था। केवल बाहर की अकेली स्ट्रीट लाइटें हमेशा की तरह जल रही थीं। उसने हॉल की लाइट जलाई और अंदर कदम रखा। घर खाली था। वो आकृति जो हमेशा उसकी वापसी का इंतजार करती थी, चली गई थी। कॉफ़ी टेबल पर उसके कार्ड के साथ तलाक के कागजात पड़े थे। उसने तलाक के कागजात उठाए और उन्हें खोला। हाथ से लिखे गए 2 शब्द आर्यन विशेष रूप से आकर्षक थे। उसके हाथ का कागज़ मुड़ गया। उसकी आंखों के भाव बेतहाशा उतार चढ़ाव करने लगे। वो आदमी जो कुछ ही दिनों पहले उसे लेकर ईर्ष्या करता था, वास्तव में उसे तलाक देना चाहता था। यह कैसे संभव था? रिया को विश्वास नहीं हुआ और वो ठंडी हंसी हंसी। आर्यन की मां ने एक बड़े बैग से स्थानीय विशिष्टताएं निकालीं। उन्होंने उन्हें घर के सहायकों के साथ साझा किया। आर्यन ने कहा कि ये स्वादिष्ट हैं, इसलिए मैं सबके चखने के लिए इन्हें वापस ले आई। सभी को उपहार मिले और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें धन्यवाद दिया। साझा करने की खुशी पूरे घर में फैल गई। पापा खाने के बाद चाय पी रहे थे। सुहाना एक बिजनेस कॉल पर थी। हालांकि घर बड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। ये गर्म और अद्भुत था। मैंने अपना फ़ोन देखा। रिया ने अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था। मैंने सोचा कि मैं उसे बाद में कॉल करूंगा। सुहाना मेरे बगल में बैठ गई। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैंने ऊपर देखा और उसकी गर्म निगाहों से मिला, जिसमें इंतज़ार की एक झलक थी। मैं खड़ा हुआ और अपने सूटकेस से 2 छोटी नाइट लाइटें निकालीं। एक शंख से बनी थी, दूसरी समुद्र की सीप से। वे सीपियाँ थीं जिन्हें मैंने खुद चुना था और फिर एक क्राफ्ट स्टॉल पर हाथ से बनाया था। तुम्हें कौन सी चाहिए? सुहाना ने दोनों की ओर देखा। दूसरी किसके लिए है? मैंने उसके छोटे विचारों को उजागर नहीं किया। ये तुम्हारे लिए ही है। सुहाना मुस्कुराई। उसने शंख वाली नाइट लाइट उठाई, उसे बार बार देखा। माँ ने उपहार बांटना खत्म किया और उसके हाथ में नाइट लाइट देखी तो उन्होंने सहजता से टिप्पणी की, आर्यन ने इसे खुद बनाया है। ये सुनकर सुहाना ने तुरंत सीधे मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अप्रत्याशित खुशी को छिपाना लगभग असंभव था। तुमने ये बनाया है?
मूल मालिक ने केवल रिया के लिए ही हाथ से बनी चीजें बनाई थीं। उसने कई सालों से मूल मालिक को गुप्त रूप से प्यार किया था। ये पहली बार था जब उसे मुझसे हाथ से बना उपहार मिला था। उसकी खुशी कल्पना के बाहर थी। मैंने उसकी ओर बेरुखी से देखा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अगर नहीं तो वापस दे दो। मुझे ये नापसंद नहीं है। सुहाना ने मेरी ओर देखा। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि वो मूल मालिक को गुप्त रूप से प्यार करती है, लेकिन जब उसने मुझे उस तरह देखा तो मुझे लगा कि इसमें एक गहरा दबा हुआ प्यार है। इसने मुझे इस सुंदरी के आकर्षण का विरोध करने में लगभग असमर्थ बना दिया। मैं अपने फ़ोन के साथ खड़ा हो गया। मैं थक गया हूँ। मैं पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। वापस अपने कमरे में मैंने पाया कि रिया ने मेरे मैसेज का जवाब दिया था। कल सुबह 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो। किताब में रिया ने आर्यन के परिवार को दिवालिया कर दिया, मुझे उसे तलाक देने के लिए मजबूर किया और बिना कुछ लिए छोड़ दिया। अब वे जल्दी तलाक ले रहे थे। क्या यह संकेत था कि चेन परिवार के दिवालिया होने का भाग्य भी बदला जा सकता है? मेरा मूड बहुत अच्छा था। मुझे डर था कि कहीं मैं सोता न रह जाऊं। नहाने के बाद मैंने एक अलार्म भी लगाया। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। जल्द ही अपनी आज़ादी वापस पाने के बारे में सोचकर मैंने जानबूझकर खुद को थोड़ा संवारा। जब मैं नीचे गया, पापा नाश्ता खत्म करके कंपनी में काम पर जा चुके थे। माँ पिछवाड़े से तोड़े गए फूलों की छंटाई कर रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैं जल्दी में था। मैंने एक बहाना बनाया और जल्दी में निकल गया। मैंने तलाक फाइनल होने के बाद घर जाकर उन्हें सरप्राइज देने की योजना बनाई थी। सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचकर मैंने अपना फ़ोन निकाला और रिया को कॉल किया। मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो में हूँ। तुम यहाँ कब आओगी? बस वहीं हूँ, रिया ने कहा। मैं 9:30 बजे तक एक पेड़ के नीचे इंतजार करता रहा। मैंने उसके पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को कोसा। तभी मैंने रिया की कार पहुंचते देखी। मैं बेसब्री से उससे मिलने के लिए चल पड़ा। रिया ने कार की खिड़की से मेरी ओर देखा। मैं धूप में नहाया हुआ उसकी ओर चल पड़ा, जैसे कि मैं चमक रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरी साफ आंखों में रोशनी नाच रही है, जिससे मेरे आसपास की हर चीज़ फीकी पड़ रही है। मैं कार के सामने रुक गया। मैंने कार की खिड़की थपथपाई और तभी रिया ने अपनी नज़रें नीचे की। उसने कार का दरवाज़ा खोला। कार से बाहर कदम रखते ही हमारी नज़रें मिलीं। मेरी आंखों में उसका कोई निशान नहीं था, न ही दुख का कोई निशान था। केवल एक सुखद मुस्कान थी जिसमें अपरिचितता की एक झलक थी। ये वो नहीं था जिसकी रिया ने उम्मीद की थी। मैंने बस उसे एक उदासीन नज़र दी। चलो, इतना कहकर मैं मुड़ा और सिविल अफेयर्स ब्यूरो के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। मेरे कदम हल्के और तेज थे, जो बेसब्री की हवा बिखेर रहे थे, इस पल का इंतजार कर रहे थे। तभी रिया ने पुष्टि की, मैं वास्तव में तलाक चाहता था। रिया ने मेरी पीछे हटती पीठ को देखा। सालों पहले शादी के लिए मजबूर होने की याद उसके दिमाग में कौंधी। भले ही 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन यह अभी भी कल की तरह स्पष्ट था। मुझसे शादी करने के लिए मजबूर होना उसके लिए अपमान था। जिस पल से उनकी शादी हुई थी, रिया ने उस दिन के बारे में सोचा था जब वो इस अपमान को धो डालेगी। वो दिन अभी तक नहीं आया था और मैं पहले से ही तलाक चाहता था। मैं कुछ कदम चला और देखा कि वो अभी भी उसी जगह खड़ी है। मैंने भौहें सिकोड़ी और वापस चला गया। क्या हुआ? मैंने रिया की ओर देखा, जो चुप रही। मेरे दिल में अचानक एक बुरा अंदेशा हुआ। ये मत कहना कि तुम दस्तावेज नहीं लाई हो। तुम तलाक लेने आई हो और दस्तावेज नहीं लाई? मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। तो जल्दी करो और किसी को उन्हें लाने के लिए फ़ोन करो। रिया बिना एक शब्द बोले मुझे ठंडी नज़रों से घूरती रही। कॉल करो। तुम मुझे क्यों देख रही हो? तभी रिया ने अपनी नज़रें नीचे की। उसने धीरे से अपनी कलाई उठाकर अपनी घड़ी देखी। अंततः मुझे अपने कीमती शब्दों से नवाजा। मेरी 10 बजे मीटिंग है। तलाक इंतज़ार कर सकता है। हम यहाँ पहले से ही हैं। दूसरी यात्रा क्यों करनी? मीटिंग को थोड़ी देर के लिए टाल दो। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मीटिंग करना बहुत देर नहीं होगी। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। अगली बार बहुत सारे बदलाव, वेरिएबल्स हो सकते हैं। मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि किताब में वो अक्सर वरुण चेन्यू के लिए मीटिंग टाल देती थी। इससे पता चलता है कि मीटिंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने बोलना ख़त्म किया, रिया के हाव भाव बदल गए। जैसे उसने मेरी ओर देखा, जैसे मैंने कोई अक्षम्य अपराध किया हो। उसका चेहरा इतना ठंडा था कि वो किसी को भी जमा दे। आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है? हजारों कर्मचारियों की आजीविका तुम्हारे तलाक से कम महत्वपूर्ण है। तुम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो।
मैं उसके इस प्रहार से 2 सेकंड के लिए दंग रह गया। ये दोमुहापन। जब वरुण उसे मीटिंग टालने के लिए कहता है तो सब ठीक है, लेकिन जब मैं उसे टालने के लिए कहता हूँ तो ये अचानक हजारों कर्मचारियों की आजीविका को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या तलाक केवल उसका काम है? रिया ने मुझे प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। वो मुझ पर चिल्लाने के ठीक बाद गुस्से में चली गई। हमें तलाक मिलने वाला था, लेकिन वो दस्तावेज नहीं लाई और लेट थी। मैं स्पष्ट रूप से वो हूँ जिसे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन रिया वो थी जिसका चेहरा काला था। कार का दरवाज़ा पटक कर चली गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं गाली देना चाहता था। मैंने अपनी सोशल मीडिया पर अपने सिंगल स्टेटस का जश्न मनाने के लिए पोस्ट के बारे में पहले ही सोच लिया था। यहाँ तक कि ये भी तय कर लिया था कि आज रात पार्टी कहाँ करनी है, लेकिन अंत में तलाक नहीं हुआ। मैं सुपरमार्केट गया और बहुत सारे स्नैक्स खरीदे। फिर मैं लियू कॉरपोरेशन गया। जब रिया अपनी मीटिंग से लौटी तो उसने मुझे उसके ऑफिस के सोफे पर बैठकर अपने मुंह में एक स्पाइसी स्टिक दबाकर गेम खेलते हुए देखा। पूरे ऑफिस में तीखी खुशबू आ रही थी। कॉफी टेबल पर स्नैक्स, आलू के चिप्स, चिकन फीट, स्पाइसी स्टिक्स का ढेर लगा था। वे सभी चीजें जो वो कभी नहीं खाती थी। रिया ने घृणा में भौहें सिकोड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक स्पाइसी स्टिक खा रहा था। बिना ऊपर देखे अपने फोन को देखते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करने आया हूं। रिया अपनी जगह पर रुक गई। किस लिए मेरा इंतजार? जंक फूड खाना, अमीर युवा मास्टर की छवि के बोझ के बिना गेम खेलना, मेरा ये रूप बहुत अपरिचित था। तभी मैंने जो कर रहा था वो रोक दिया। मैंने उसकी ओर देखा। क्या हम आज सुबह तलाक फाइनल करने में असफल नहीं रहे? मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो हम फिर से जा सकते हैं। रिया ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसके अंदर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। मैं आज बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मैंने रिया की ओर देखा और फिर उसे फिर से देखा। आधा विश्वास, आधा संदेह। तो फिर तुम कब फ्री हो? जब मैं फ्री होंगी तो मैं तुमसे संपर्क करूंगी। रिया ने अपने पास से एक दस्तावेज उठाया। मुझे लगा कि वो पहले से ही पछता रही है। खरबों की संपत्ति वाली एक प्रतिष्ठित सीईओ, अगर रिया तलाक चाहती तो उसे समय कैसे नहीं मिलता? लेकिन वो पछतावा क्यों करेगी? रिया मूल मालिक से इतनी नफरत करती थी। क्या तलाक मुक्ति का एक रूप नहीं है? क्या उसने मुझे पर्याप्त प्रताड़ित नहीं किया? हालांकि किताब में फीमेल लीड ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन मूल मालिक के प्रति उसके व्यवहार में स्पष्ट रूप से शादी के लिए मजबूर किए जाने के बदले की भावना थी। वो जितना ज्यादा उसका प्यार चाहता था, रिया ने उसे उतना ही एक तरफा प्यार के दर्द का स्वाद चखाया। अब जब मैं तलाक चाहता हूँ तो क्या वो चाहती है कि मैं तलाक चाहने का दर्द महसूस करूं लेकिन उसे पा न सकूं? मैं गुस्से में खड़ा हो गया। रिया, क्या तुम कह रही हो कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती? मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। 3 दिनों में अगर तुम मेरे साथ तलाक की कार्यवाही पूरी नहीं करती हो तो मैं तलाक के लिए मुकदमा स्यू कर दूंगा। मैं उसके साथ बातचीत नहीं कर रहा था, यह एक घोषणा थी। बोलने के बाद मैंने अपने स्नैक्स उठाए और जाने के लिए तैयार हुआ। तभी वरुण पुश करके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में तुरंत डर दिखाई दिया। वो पीछे हटना चाहता था। क्या मैं गलत समय पर आया हूँ? मैंने तुरंत उसे वापस बुलाया। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उपन्यास का मुख्य नायक साफ सुथरा और सुंदर लग रहा था। उसकी आकृति थोड़ी दुबली थी, जिससे दूसरों को पहली नज़र में उसे बचाने की इच्छा होती थी। वो एक दुखद पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला चरित्र था। उसका पिता जुआरी था। जब वो हाई स्कूल में था तब उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब था। उसका पिता अपना ब्याज वाला कर्ज नहीं चुका सका। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो उसे बेचना चाहता था। रिया ने वरुण को बचाया। वो मनोरंजन उद्योग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहता था, इसलिए रिया ने उसे अपनी कंपनी में साइन किया, जिससे वरुण किताब में मुख्य नायक के रूप में एक उभरता हुआ सितारा बन गया। वरुण ने कड़ी मेहनत की। जिस क्षण से रिया ने उसे बचाया था वो उसे पसंद करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। उसने कभी कबूल कॉन्फेस करने की हिम्मत नहीं की। वो उसके योग्य बनने के लिए और अधिक उत्कृष्ट बनने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था। रिया की ज़बरदस्ती की शादी के बाद हालांकि वो अपने दिल में रिया से प्यार करता था, लेकिन वो तीसरा पक्ष, थर्ड पार्टी न बनने के सिद्धांत पर अड़ा रहा। उसने उससे एक दोस्ताना दूरी बनाए रखी। उपन्यास ज़्यादातर मुख्य नायक और मूल मालिक के दृष्टिकोण से था। मुख्य नायक के प्रति महिला नायक, फीमेल लीड का प्यार घटनाओं के माध्यम से दर्शाया गया था। मैंने जो हिस्सा पढ़ा था वो अभी तक कबूलनामे के दृश्य तक नहीं पहुंचा था, इसलिए मुख्य पात्र के शांत एक तरफा प्यार को पाठकों से अपार सहानुभूति और प्रतीक्षा मिली। जहां तक मूल मालिक की बात है, ये खलनायक जैसा सहायक पुरुष चरित्र, विलेनस सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर था।
लोग उसे हर दिन मार देने का आग्रह करते थे। आर्यन, मैंने अभी रिया के साथ तलाक के बारे में बात खत्म की है। उसके पास आज कागजी कार्रवाई करने का समय नहीं है। मैं बस जाने ही वाला था। मैंने रिया की ओर देखा, फिर वरुण की ओर देखा। मैं बहुत जल्दी चला गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान सच्ची थी। तुम दोनों के पास चर्चा करने के लिए चीजें हैं, इसलिए अपना समय लो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। वरुण के पास से गुजरते हुए मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वरुण थोड़ा पीछे हट गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वरुण मुझसे डरता है। मूल मालिक ने हमेशा उसे कचरा समझा था, उसकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश की थी और हर बार उसे देखते ही वरुण को सबक सिखाने की कोशिश की थी। वास्तव में एक खलनायक सहायक पुरुष चरित्र। अपना नाम साफ करने के लिए मैं ऑफिस से बाहर निकल गया और यहाँ तक कि सोच समझकर अपने पीछे दरवाज़ा सावधानी से बंद कर दिया। वरुण की आंखें फटी रह गईं। वो मेरी जाती हुई आकृति को खालीपन से घूरता रहा। उसने रिया की ओर देखा और उसे बंद दरवाजे को घूरते हुए देखा। उसका भाव गहरा और अपठनीय, अनरीडेबल था। जैसे ही वो वापस लाई गई स्थानीय विशिष्टताओं के साथ आगे बढ़ा, उसने देखा कि रिया के हाथ के पेन ने दस्तावेज पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया है। रिया ने अपनी नज़र हटाई। उसने उसकी ओर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग किंग की विशिष्टताएं, जंग किंग स्पेशलिटीज। मुझे लगा कि वे काफ़ी अच्छी थीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया। मेरी माँ को डॉक्टर ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद। वरुण ने सहनशीलता के साथ उसकी ओर देखा। क्या आप मिस्टर आर्यन से तलाक ले रही हैं? मैं अपने स्नैक्स लेकर बाहर निकला। मैं मैनेजर श्वान से टकराया, जो रिया के हस्ताक्षर लेने के लिए दस्तावेज पकड़े हुए था। मैनेजर आगे बढ़ा। मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारी डायरेक्टर रिया के पास अभी ज़रूरी काम है। तुम्हारे पास जो भी दस्तावेज हैं, वरुण के बाहर आने तक इंतज़ार करो, फिर उन्हें अंदर ले जाना। मैनेजर ने ऑफिस के दरवाजे की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा। वो थोड़ा दंग था। वरुण अंदर था और मैं पागल नहीं हो रहा था। मैं अभी भी यहाँ शांति से खड़ा रह सकता था और दूसरों को उसे परेशान करने से रोक भी रहा था। मैंने अपना स्नैक्स का बैग खोला। चाहिए? मैनेजर ने उसे दिए गए स्नैक्स के बैग को देखा। खाने के शौकीन होने के नाते वो प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने अचार वाली मिर्च चिकन फीट का एक पैकेट लिया। शुक्रिया सर। भविष्य में और अधिक ध्यान रखना। जब तुम वरुण को उससे मिलने आते देखो तो अंदर जाकर उसे परेशान मत करना। इतना कहकर मैं चला गया। उनकी मदद करना मेरी अपनी मदद करना है। वे बेहतर होगा कि साथ रहने की अपनी इच्छा को दबा न सकें, ताकि रिया मेरे साथ तलाक को जल्दी फाइनल कर दे। आखिरकार तलाक के लिए मुकदमा करने के लिए टूटे हुए वैवाहिक संबंधों के प्रमाण की आवश्यकता होती है और वो प्रमाण प्राप्त करना काफ़ी कष्टदायक लगता है। मैनेजर ने चिकन फीट खाए। उसने वरुण के बाहर आने का इंतज़ार किया, फिर दस्तावेज़ों के साथ अंदर चला गया। वो गपशप किए बिना नहीं रह सका। क्या आप जानते हैं कि सर ने अभी मुझसे क्या कहा? रिया ने उसकी ओर देखा। सर ने कहा कि वरुण के बाहर आने के बाद मुझे प्रवेश करने की अनुमति है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में जब वरुण आपसे मिलने आए तो मुझे अंदर जाकर आपको परेशान करने की अनुमति नहीं है। रिया ने उस पर एक दस्तावेज फेंका। क्या मैं तुम्हें वेतन देती हूँ या वो देता है? मैनेजर ने दस्तावेज पकड़ लिया। क्या आपको नहीं लगता कि सर बदल गए हैं? ऐसा लगता है कि अब वो आपको लेकर ईर्ष्या नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वो आपको और वरुण को एक साथ देखना चाहते हैं। रिया ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। उसके होठों के कोने एक मुस्कान में मुड़ गए। क्या तुम हाल ही में बहुत खाली रहे हो? मैनेजर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने साइन किया हुआ दस्तावेज लिया और बाहर भाग गया। रिया ने अपना फाउंटेन पेन डेस्क पर फेंक दिया। उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे तीखी और ठंडी हो गईं। तलाक नहीं हुआ। मैंने कंपनी छोड़ दी। मैंने ऑनलाइन एक ड्राइविंग स्कूल ढूंढा और परामर्श के लिए कॉल किया। गैरेज में इतनी सारी लग्जरी कारें थीं, लेकिन मैं केवल देख सकता था, चला नहीं सकता था। ये वास्तव में कष्टदायक था। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि पैसा दुनिया को घुमाता है, मैंने मालिक से कहा कि मुझे निजी ड्राइविंग सबक देने के लिए उत्कृष्ट स्वभाव वाली एक सुंदर महिला प्रशिक्षक ढूंढें। मुझे कहना होगा, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। दोपहर के बाद सुंदर प्रशिक्षक बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित कर रही थी, मेरी भावनाओं को दिलासा दे रही थी। हर पैसे की कीमत वसूल थी। मैंने एक दोपहर बिताई और आखिरकार प्रशिक्षक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना सीख लिया। काम पूरा होने के बाद मैंने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। रिया, पिछली बार हमारी गलती थी। हमने तुम्हारी भावनाओं पर विचार नहीं किया। हम आज रात तुम्हें ट्रीट देंगे। हम ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। नहीं होगी। रिया लियू आर यू यान काम खत्म करके निकली ही थी कि बरखा बिएनिंग बिंग ने उसे एक मैसेज भेजा।
20 मिनट बाद वो उस रेस्टोरेंट के अंदर चली आई और उसकी नज़र तुरंत एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा आर्यन चैन फैन इतनी जोर से हंस रहा था कि उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया था। आर्यन कह रहा था, मैंने तुम्हें बताया था, तुम जैसी इंसान जिसके पास लुक्स भी हैं और फिगर भी, उसे देखकर मैं बता सकता हूं कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर तुमने ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बनने का फैसला क्यों किया? आर्यन को पता चला कि वो लड़की कोई साधारण इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि ड्राइविंग स्कूल के मालिक की बेटी थी। उसके पिता ने उसे आर्यन को सिखाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी थी। ये सुनकर आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन हंसते हुए उसे अचानक एक भयानक ठंडी और चुभती हुई नज़र का एहसास हुआ। उसने अनजाने में ऊपर देखा और पाया कि रिया पास ही खड़ी थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, रिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने एक हाथ से आर्यन को झटके से ऊपर उठाया। उसने आर्यन को सीधा रेस्टोरेंट से बाहर घसीटा और उसे कार के बोनट से सटाकर जोर से दबा दिया। आर्यन, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाने की? तुम्हें यह साहस किसने दिया? आर्यन ने इतनी करीब खड़ी इस औरत को देखा और मन ही मन सोचा कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना तेज और आग उगलने वाला गुस्सा कितना बड़ा नुकसान है। आर्यन ने कहा, दूसरी औरत से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस उसके साथ एक सामान्य खाना खा रहा था। बकवास मत करो। रिया ने पलटकर पूछा, सामान्य खाना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? आर्यन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंधी हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रिया गुस्से से हंस पड़ी और उसने एक सत्ताधारी व्यक्ति की ताकत के साथ आर्यन की ठुड्डी को जोर से पकड़ा। आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी 2 साल पहले वाला समय है कि मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करूंगी? अब से हमारे बीच के फैसले मैं लूंगी। आर्यन ने देखा कि उसे छूते समय रिया के चेहरे पर ऐसी नफरत थी जैसे वो खुद को ही चोट पहुंचा रही हो। आर्यन मुस्कुराया और जानबूझकर उसके और करीब आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया की जांघ को बड़ी निडरता और बेशर्मी से छुआ। तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? रिया ने थूक गटका। उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसने आर्यन की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आर्यन जानता था कि रिया को पुराने आर्यन का छूना सबसे ज्यादा नापसंद है। जितनी बार वो उसे छूता, रिया की घिन उसके प्रति एक कदम और बढ़ती जाती। उसका चेहरा काला पड़ते देख आर्यन ने अपना पैर उठाया और उसे रिया के पैर से रगड़ना शुरू कर दिया ताकि उसे और भी घिन महसूस हो। आर्यन ने मजाक में कहा, क्यों न हम कोई होटल ढूंढ लें? पुराना आर्यन कभी इतना निडर या रिया की नजरों में इतना आकर्षक होने की हिम्मत नहीं करता था। ये साफ था कि वो रिया उससे प्यार नहीं करती थी। फिर भी आर्यन ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे वो उसके शरीर से उलझना चाहता हो, मानो वो उसे किसी जिगोलो की तरह समझ रहा हो। रिया का चेहरा नफरत से एक शेड और गहरा हो गया। आर्यन ने देखा कि उसने अभी तक उसे धकेला नहीं है, तो उसने उसे चूमने का नाटक किया। तभी रिया ने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। उसने तुरंत एक रुमाल निकाला और अपने हाथ साफ किए। आर्यन, मुझसे अपनी कल्पनाएं दूर रखो। तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। जैसा कि अपेक्षित था, वो तलाक नहीं ले रही थी, क्योंकि आर्यन खुद तलाक चाहता था। आर्यन ने अपनी कलाई मली, लेकिन जानबूझकर दर्द का कोई निशान नहीं दिखाया। उसने कहा, हो सकता है जो मुझे तुमसे नहीं मिल सकता वो दूसरी औरतों से मिल जाए, भले ही मैं तुम्हारे शरीर की इच्छा रखता हूं। उसने जानबूझकर रिया के पेट के निचले हिस्से की ओर इशारा किया, एक स्पष्ट संकेत देते हुए कि कहीं कोई कमी न रह जाए। लेकिन लाइट बंद होने पर सारी औरतें एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रिया का चेहरा ऐसा काला पड़ गया मानो उसे स्याही में डुबोया गया हो। उसने अपने पिछले दांत भींचे और रुमाल को कूड़े की तरह फेंक दिया। वो गुस्से में हंसी, तुम कोशिश करके देख सकते हो। आर्यन ने जवाब दिया, क्या मैं अभी वही नहीं कर रहा था? लेकिन तुमने बीच में टोक दिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस अंदर जाकर अपना खाना जारी रख रहा हूं। रिया ने उसे नहीं रोका तो आर्यन अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, उसका फोन बजा। रिया ने उसे एक वीडियो भेजा था। वीडियो देखते ही आर्यन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उस वीडियो में असली आर्यन द्वारा चेन यू को किडनैप करने के लिए लोग किराए पर लेने का सबूत था। उसमें एक दृश्य था जहां आर्यन किसी को सड़क पर धकेल रहा था, जिससे एक्सीडेंट हो गया। अगर ये वीडियो पुलिस के पास जाता तो आर्यन को कई साल की जेल हो सकती थी। रिया ने पहले चेन परिवार के डर से ये नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो इसे बाहर ला रही थी। आर्यन का मूड खराब हो गया। वो जेल जाने के लिए यहाँ नहीं आया था। रिया का मैसेज आया, तुम्हें 2 मिनट देती हूँ, चुपचाप ऊपर आ जाओ। वो उसे धमकाना चाहती थी। आर्यन झुकना नहीं चाहता था, लेकिन जेल भी नहीं जाना चाहता था। जांग वान ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और पानी दिया। आर्यन ने माफी मांगी और जल्दी से बिल चुकाकर ऊपर रिया के प्राइवेट रूम में चला गया।
बरखा और बाकी सहेलियां जब प्राइवेट रूम में पहुंची तो उन्होंने बाहर कार वाला नज़ारा देखा था। उसने फोटो खींच ली थी और कमरे में सबको दिखाई। उसके एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे रिया आर्यन के साथ बहुत करीब और हावी होकर खड़ी है। सब खिड़की के पास देखने गए और देखा कि आर्यन पीछे मुड़कर देखे बिना जा रहा है। इससे उन्हें यकीन हो गया कि रिया जबरदस्ती कर रही है और आर्यन अब उससे प्यार नहीं करता। बरखा ने कहा, आज रात आर्यन का नाम मत लेना। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो तीनों दंग रह गईं। बरखा तुरंत खड़ी हो गई और रिया के बगल वाली सीट आर्यन के लिए खाली कर दी। जीजा जी यहाँ हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया और रिया के पास जाकर बैठ गया। वो सहेलियां आपस में फुसफुसाने लगीं। आर्यन ने दांत भींचकर कांटे से अपने कटोरे की प्लास्टिक रैप को फाड़ा और रिया के पास झुककर धीरे से पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रिया ने तिरस्कार से कहा, मैं बस चाहती हूं कि तुम थोड़े और आज्ञाकारी बनो। आर्यन ने मुट्ठियां भींची और सोचा, यह औरत मुझे प्रताड़ित करने के अलावा क्या इसके पास कोई और शौक है? उसने एक नकली मुस्कान पहनी और रिया के लिए खाना उठाया। बिल्कुल मेरी प्यारी पत्नी, अगर तुम पूर्व कहोगी तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। अगर तुम बिस्तर गर्म करने को कहोगी तो मैं कभी कमरा गर्म नहीं करूंगा। रिया ने अपना खाली गिलास नीचे रखा और आर्यन ने तुरंत उसे भर दिया। दोपहर भर ड्राइविंग सीखने के बाद आर्यन भी भूखा था। रिया ने कोई मांग नहीं की तो वो खुद जी भरकर खाना खाने लगा। एक कटोरा चावल खत्म करने के बाद उसने देखा कि सब उसे ताक रहे हैं। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या किसी और को चाहिए? मैं ला सकता हूँ। सहेलियां हैरान थी क्योंकि पहले आर्यन सिर्फ रिया की सेवा करता था, लेकिन आज वो उन्हें चावल देने की बात कर रहा था। तभी रिया ने कहा, तुम्हें लोगों की मदद करना इतना पसंद है तो ये सारे झींगे श्रिम्प मेरे लिए छीलो, मुझे इन्हें खाना है। आर्यन को गुस्सा आया कि ये खुद क्यों नहीं छील सकती, लेकिन उसने मुस्कुराकर झींगों का कटोरा अपनी ओर खींच लिया। झींगे छीलते हुए आर्यन ख्यालों में खो गया कि इस ब्लैकमेल से कैसे बचा जाए। उसने अनजाने में एक छीला हुआ झींगा अपने ही मुंह में डाल लिया। तीनों सहेलियां और रिया उसे देखने लगीं। रिया ने उसे मजे से झींगा खाते देखा तो उसकी आंखें गहरी और समझ न आने वाली हो गईं। आर्यन को जब उसकी ठंडी नजर का एहसास हुआ तो वो होश में आया। उसने तुरंत वही झींगा जो वो खाने वाला था रिया के मुंह में ठूंस दिया। मैंने इसे टेस्ट किया है, ये सुरक्षित है, जहर नहीं है। रिया को मजबूरी में वो खाना पड़ा। आर्यन की आंखों की ठंडक के विपरीत रिया थोड़ी नरम पड़ गई। सहेलियां उन्हें पीडीए के लिए छेड़ने लगीं। आर्यन को चिढ़ हो रही थी। सहेली वांग किन ने कहा, ये तो बहुत मुश्किल से मानती है, क्या तुम किसी और को पसंद करना चाहोगे? आर्यन ने रिया के मुंह में एक और झींगा ठूसा और कहा, यह मुश्किल है लेकिन खूबसूरत है। मुझे इसका सुंदर और ठंडा होना और इसका फिगर बहुत पसंद है। रिया ने आर्यन के झूठ बोलने वाले अंदाज को देखा और मुड़कर अपने दांत पीसे, लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान की झलक थी। खाने के बाद आर्यन अपने घर जाना चाहता था, लेकिन रिया ने कार की चाबियां उसकी ओर फेंक दी। तुम चलाओगे? रिया ने पी रखी थी, इसलिए वो नहीं चला सकती थी। आर्यन ने मजबूरी में ड्राइवर बनना स्वीकार किया। वो नया ड्राइवर था, इसलिए रात में गाड़ी चलाना तनावपूर्ण था। रिया पीछे की सीट पर बैठकर उसे देख रही थी जैसे वो ट्रैक्टर चला रहा हो। उसने मजाक उड़ाया, क्या तुम इससे धीरे नहीं चल सकते? आर्यन के हाथ पसीने से भीग गए थे। उसने कहा, मुझसे बात मत करो। रिया का चेहरा काला पड़ गया। आर्यन, क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? अगले ही पल कार कमान से निकले तीर की तरह आगे भागी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। सामने एक कार थी, लेकिन आर्यन उसे धीमा नहीं कर पा रहा था। रिया चिल्लाई, आर्यन, क्या तुम पागल हो गए हो? ब्रेक मारो। आर्यन ने गलती से ब्रेक की जगह गैस पेडल दबा दिया था। एक जोरदार धमाका हुआ और दुनिया शांत हो गई। जब आर्यन होश में आया तो उसकी गर्दन और सिर में दर्द था। रिया ने दांत पीसते हुए उसका नाम पुकारा, आर्यन। आर्यन ने कहा, मैं तो ठीक चला रहा था, तुम ही मुझसे बात कर रही थी। रिया ने कहा, तो मेरी गलती है? आर्यन ने बेरुखी से कहा, हाँ, मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर इतना घबरा गया कि ब्रेक और गैस में फर्क भूल गया। कार से बाहर निकलते ही रिया ने गुस्से में फोन किया। उसने देखा कि आर्यन सामने वाली कार के मालिक से झुककर माफी मांग रहा था। यह दृश्य रिया की यादों वाले आर्यन से बिल्कुल अलग था। पुराना आर्यन अहंकारी था और कभी किसी से माफी नहीं मांगता था। सामने वाली कार से एक महिला निकली, उसके माथे पर चोट का निशान था। आर्यन ने उसे देखा और माफी मांगी। वो महिला एक्शन एक्जोन थी, जो एक मशहूर उभरती हुई सितारा थी। आर्यन को याद आया कि उसी साल उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके माता पिता उसका शोषण कर रहे थे। आर्यन को उस लड़की में अपनी परछाई दिखी। एक्शन ने अपनी कार देखी और मजाक में कहा, क्या इसे ही कहते हैं कि कार में बैठे बैठे आसमान से आपदा गिरना? आर्यन ने कहा,
मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी कार की मरम्मत, मेडिकल बिल और आपके मानसिक तनाव का हर्जाना दूंगा। एक्शन ने पहली बार किसी को अपनी आंखों में वो दुख देखते हुए पाया जो उसकी चमक धमक के पीछे छिपा था। आर्यन ने अपने फैन ने अपना फोन निकालते हुए कहा, संपर्क जानकारी दे दीजिए। अगर बाद में मुआवजे को लेकर कोई समस्या हुई तो संपर्क करना सुविधाजनक रहेगा। आर्यन की उस समय की गहरी नजर ने एक्सुनचू को इतना प्रभावित किया कि वो मना नहीं कर पाई और उसने अपना फोन देकर अपनी जानकारी साझा कर दी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे नहीं पहचानती? बड़ी स्टार एक्शन, भला मैं आपको कैसे नहीं पहचान सकता? उसने अपना फोन जेब में रखते हुए होठों पर एक मुस्कान बिखेरी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। क्या आप मुझे एक और ऑटोग्राफ दे सकती हैं? एक्शन उसे अविश्वास से देख रही थी। जब आर्यन ने देखा कि वो हिल भी नहीं रही है तो उसने एक कदम आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अगर आप ऑटोग्राफ नहीं देना चाहती तो कम से कम गले तो लग ही सकती हैं। एक्शन वहीं जमी रह गई। अन्य प्रशंसकों के उत्साहित और उत्तेजित आलिंगन के विपरीत आर्यन ने उसे बहुत धीरे और कोमलता से गले लगाया, मानो वो कोई स्वीकारोक्ति कर रहा हो या उसे दिलासा दे रहा हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आपकी उत्कृष्टता ने बहुत से लोगों को असफलता का सामना करने का साहस दिया है। इसने कई लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे आशा है कि एक दिन हम भी आपको बहादुर बना सकें और वो ताकत बन सकें जो आपको आगे बढ़ने में सहारा दे। रिया लियू आर्युयान कार में बैठी ये सब देख रही थी। उसने देखा कि आर्यन एक्सीडेंट संभालने के बजाय उस महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो कार से बाहर निकली और झटके से आर्यन को उस महिला की बाहों से बाहर खींच लिया। जैसे ही वहां लोग वन एंड अदर्स जमा होने लगे, रिया ने आर्यन की कार की चाबियां छीनी और उसे तुरंत वहां से घसीटते हुए ले गई। एक्शन वहीं खड़ी आर्यन को देखती रही और उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। कार के पास पहुंचकर रिया ने आर्यन को बोनट से सटा दिया। उसकी अभिव्यक्ति बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुझे धोखा देने की? तुम दिन ब दिन और भी निडर होते जा रहे हो। आर्यन ने पहल की और उसके और करीब आ गया। उसकी उंगलियां कपड़े के ऊपर से रिया की जांघ की रूपरेखा को छूने लगीं। उसने कहा, मेरी जान अब तुम्हारे हाथों में है। तुम मुझे दूसरों को छूने नहीं दोगी। अब मेरे पास इसके लिए दिल तो हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं है। अभी मैं केवल ये सोच रहा हूं कि तुम्हें कैसे खुश करूं। क्यों ना आज रात मैं तुम्हारे लिए बिस्तर गर्म करूं? उसने फिर से करीब आने का नाटक किया और उम्मीद के मुताबिक अगले ही पल रिया के चेहरे पर घोर घृणा दिखाई दी। उसने एक हाथ से आर्यन को कार के अंदर धकेल दिया। रास्ते में आर्यन को उसकी माँ का फोन आया। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? आर्यन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन रिया की धमकी के कारण घर जाना नामुमकिन था। उसने कहा, माँ, मैं आज रात घर नहीं आ रहा हूँ। रिया ने मुझसे माफ़ी मांग ली है और मैंने उसे एक और मौका देने का फैसला किया है। पीछे के शीशे रियरव्यू मिरर में रिया ने आर्यन को देखा और गुस्से में हंस पड़ी। माँ ने कहा, मुझे पता था यही होगा। मैं बस थोड़ी निराश हूँ, तो कल उसे रात के खाने पर घर ले आना। आर्यन ने रिया की तरफ देखा और अनिश्चित होते हुए सहमति दे दी। फोन रखने के बाद रिया की झुंझलाहट भरी आवाज गूंजी, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी? मैंने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? आर्यन ने कहा, यह सिर्फ मेरे माता पिता को संभालने का एक बहाना है। आप भला कभी गलत कैसे हो सकती हैं? सब मेरी ही गलती है। आर्यन को लगा कि इस तरह असहज होकर भी उसे मनाना रिया को उसे सताने में एक प्रकार का आनंद दे रहा था। उसे खुश रखने से आर्यन की जिंदगी आसान हो सकती थी, लेकिन रिया 1 इंच देने पर 1 मील का फायदा उठाने वालों में से थी। रिया ने कहा, मुझे याद है कि तुम्हें अपनी मोमेंट्स फीड पर छोटे निबंध लिखना पसंद था। चूंकि तुम जानते हो कि तुम गलत थे, तो आज रात एक लिखो, 300 शब्दों से कम नहीं। पुराना आर्यन हर दिन एक निबंध लिखता था, लेकिन रिया ने उसे ब्लॉक कर रखा था। अब जब आर्यन उससे प्यार नहीं करता था, तो वो उसे लिखने पर मजबूर कर रही थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, जैसा कि एक महिला मुख्य पात्र फीमेल लीड से उम्मीद की जाती है, अगर आप थोड़े सनकी नहीं हैं तो आप एक सीईओ उपन्यास की मुख्य पात्र नहीं हो सकती। उसने हंसते हुए सहमति दे दी।